गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन के 1 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द नीति आयोग रिलीज्ड पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर प्रमोटिंग बिहेवियर चेंज फॉर स्ट्रेंथनिंग वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स। देखो गाइस, सोर्स मतलब जहाँ से वेस्ट क्रिएट हो रहा है वहाँ से हम वेस्ट को कैसे क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग, लाइक ड्राई वेस्ट कौन सा है, गीला वाला कूड़ा कौन सा है, या फिर जो हार्मफुल कूड़ा होता है जैसे कोई फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है ना, मेडिकल वेस्ट होता है, तो हम उस तरह से वेस्ट को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो उसके बारे में गाइडलाइंस को रिलीज़ करी है किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, क्योंकि हमें बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं तो ये हमारा ये सोशल इश्यूज़ में कवर होगा। इवन कि देखो कहीं ना कहीं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कवर हो सकता है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम जो लेके आ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या करें। सबसे पहले जो वेस्ट सेग्रीगेशन जो सोर्स पे, मतलब कि किस तरह से आप अपने घर में अगर आप वेस्ट क्रिएट करते हो तो उस वक्त आप वेस्ट को सेग्रीगेट करो, इन सब प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो। अभी आपने क्या कर रखा होगा, घर में डस्टबिन लगा रखा होगा, उसमें हर तरह का कूड़ा डाल देते हो, मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि हमें क्या करना है, हमें इस प्रैक्टिस को अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करना है कि हम खुद ही क्या करें, वेस्ट को सेग्रीगेट करें। फाइन, तो ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट adoption of waste segregation at source practices among the different stakeholders. Fine. India nearly about हर साल solid waste near about 49.8 मिलियन टन क्रिएट करता है, जिस और माना जा रहा है 2050 तक ये जो वेस्ट है वो 3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एडवांटेज क्या है, मतलब अगर आप वेस्ट को सेग्रीगेट करोगे सोर्स पे तो उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले क्या होगा, जो एक बार जहाँ पे डिस्पोज करेंगे वहाँ पे जो दोबारा सेग्रीगेशन करते हैं उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी, और इसकी वजह से कैपिटल, एनर्जी, लैंड इंटेंसिव तीनों चीज़ों की, मतलब कि ज़्यादा आप लैंड को अच्छे वे में क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, कम आपकी एनर्जी लगेगी, कैपिटल भी, मतलब कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, खर्चा आपका कम होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, और वेस्ट के साथ क्या होएगा, ये मिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से ईजिली इसको रिसाइकल आप कर सकते हो, मतलब कि कंटेमिनेट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कोई एक हजार्डस वेस्ट है उसके साथ अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कर दोगे तो वो भी हजार्डस बन जाएगा। ठीक है, तो ये कि कंटेमिनेशन कम होगा। इसके अलावा क्या होएगा, जो कि लैंडफिल्स है वहाँ पे भी कम वेस्ट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, लैंडफिल्स में ज़्यादा स्पेस आप प्रोवाइड कर सकते हो, ज़्यादा टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, और नए लैंडफिल्स, जो हमें लैंडफिल्स मतलब कि जहाँ आपको डिस्पोज करना है उसका जो लैंड आपको और चाहिए बार बार, उसकी डिमांड कम कर सकते हो। अब इम्पीडमेंट्स क्या, इम्पीडमेंट्स का मतलब क्या है, इसके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है, क्या है, मतलब क्या पत्थर आ रहे हैं, सिंपल बात क्या है ना, कि ब्लॉकेज क्या आ रही है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास वीक मार्केट्स हैं जो इन वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं कर पाती। हमारे पास वेस्ट को मैनेज करने की, मतलब अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपल कमेटीज़ होगी, इनकी कैपेसिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजिंग और जो डस्टबिन डिज़ाइन है वो भी इतने अच्छे नहीं है कि, मतलब कि इस तरह का भी डस्टबिन बन सकता है जिसमें ऑलरेडी 3 खाने हो, है ना, जिसमें अपने आप बंदा ऐसे खुद वेस्ट करे। तो हमारे यहाँ पे डस्टबिन के डिज़ाइंस या ये सब खुद ही वीक है। रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना होगा, यूज़ ऑफ फिजिकल इंसेंटिव्स एंड डिस इंसेंटिव टू एनकरेज सोर्स एग्रीगेशन सच एज पे एज यू थ्रो। मतलब कि हमें क्या करना होगा, लोगों को एनकरेज करना होगा। और लोगों को आप एनकरेज कैसे कर सकते हो कि अगर आप वेस्ट अगर फेंकोगे, आपने देखा होगा काफ़ी फैलता रहता है कि किस तरह से अगर आप प्लास्टिक की बोतल फेंक रहे हो तो आपको 1 रुपया आ रहा है या 2 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको उस लोगों को आप मतलब लालच दोगे कि हाँ अगर आप वेस्ट को अगर फेंकोगे और आपको वहाँ पे फ़ी मिलेगी, देन उन लोगों को आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए मार्केट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और इसमें कुछ नए मेजर्स लाने होंगे। जैसे हमें क्या करना होगा, कुछ प्रोडक्ट्स में मैंडेटरी रिसाइकलिंग आना चाहिए, ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ये हम सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें ग्रीन नज को अडॉप्ट करना होगा सो दैट हम क्या कर सकें, कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है रिसोल्व इश्यूज हिंडरिंग साइनिंग ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बीच में क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो उसको हिंडर कर रहे हैं, मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं
उसको इश्यूज़ को हमें सोल्व करना है, ठीक है। लाइक आपको सुबह डेली 8 बजे उठ के या 7 बजे उठ के पढ़ना है, लेकिन क्या वजह है जो आपको 7 या 8 बजे नहीं उठने दे रही है, तो उन इश्यूज़ को आपको रिजॉल्व करना है, फाइन। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है कॉमर्स पे, काफ़ी बार डिस्कस किया है। 2 तरह की कमेटीज़ होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक कमेटीज़ होती है। स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो परमानेंट इन नेचर होती है, जबकि एडहॉक कमेटीज़ वो होती है जो जब मन करता है तो हम बैठा लेते हैं और उसके बाद उसको बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। तो अभी की है जो कॉमर्स की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दैट इज़ अ ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ टू बूस्ट एक्सपोर्ट, मतलब कि ये कमेटी किस पे काम कर रही है कि हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकें। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमें उसको इस तरह से साइन करना चाहिए जिससे हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी नुकसान में ना जाए और जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी नुकसान ना हो, ठीक है। मतलब कि डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्टर्स दोनों को प्रॉफिट रहे, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा नेशंस के साथ साइन किया जाता है, सो दैट हम इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के बीच में जो बैरियर्स हैं उनको हम रिमूव कर सकें या फिर रिड्यूस कर सकें। अभी कंसर्न्स क्या है, ये जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है उसने क्या कंसर्न्स रेज किया। इन्होंने बोला कि जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो कम हुए हैं 2019-20 के पीरियड में, जिसकी वजह से मतलब कि जो इंडिया किसी और देश को सामान भेजता है वो कम हुआ है, जबकि हमारा बढ़ना चाहिए अगर हमें अच्छा एक लीडिंग नेशन बनना है तो, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव में होगी 2020 में, नियर अबाउट 15.73% नेगेटिव में। इसके अलावा देखो गाइज, हमने ये पहले भी पढ़ा था, ये जब हमारा आया था रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये हमने एक पहले स्कीम होती थी उसको रिप्लेस करके लाए थे, ठीक है। MIP 6 कुछ इस तरह की स्कीम होती थी, आप मुझे बताना, मैं थोड़ा सा भी भूल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि ये जो स्कीम है इसको हमें थोड़ा और स्ट्रेंथन करना चाहिए। और अब वो कैसे करोगे, अगर आप वहाँ पे कुछ उसको फंडिंग प्रोवाइड करते हो, बजट एलोकेट करते हो, सो दैट वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, फाइन। इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो यूएसए और यूरोपियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में है, मतलब वो लॉस झेल रहे हैं विद अदर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। मतलब कि देखो, कुछ नेशन ऐसे होंगे इंडिया के अलावा जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके साथ, यूएस और यूरोप कंट्रीज़ के साथ, तो वो लोग प्रॉफिट में हैं, जबकि इंडिया का इनके साथ नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया क्या है, कहीं ना कहीं लॉस में चलता है। रिकमेंडेशन ये है कि हमें क्या करना चाहिए, एक एफर्ट लगाने चाहिए सो दैट हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें, एक्सपेंड कर सकें और न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स को पेनिट्रेट कर सकें, सो दैट जो अभी करंट जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हम रिकवर कर सकें और अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में अपना शेयर बढ़ा सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी हमारा कोई भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो हमारा यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में आ रहे हैं, उसको हमें जल्दी से जल्दी इशू को रिजॉल्व करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट है उसको एक्सटेंड करनी है अगले 5 साल तक, सो दैट जो और इंडिया को जो कंट्रीज टक्कर देती हैं उनको हम क्या कर सके, काउंटर कर सके। क्योंकि देखो इसमें भी कंपटीशन लगता है, जैसे आजकल कंपटीशन बांग्लादेश के साथ इंडिया का बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स में, ठीक है। तो हम बांग्लादेश कहीं ना कहीं इंडिया को कंपटीशन दे रहा है, तो उसे हमें टक्कर देनी है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, अब अपनी स्कीम्स को स्ट्रेंथन करके, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स ओवर ₹3300 करोड़ पेंडिंग अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अब गाइस आपको ये पता ही होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। देखो, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना आई थी, इसका मतलब क्या, आप क्रॉप को आपको इंश्योरेंस देती है, मतलब जब आप उसको बोते हो और जब तक आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर देते उसके बीच में आपकी क्रॉप पे इंश्योरेंस होती है, सो दैट अगर कोई फ्लड या ड्राउट कुछ भी ऐसा इवेंट आ जाए तो उसके रिस्क से आपको रिकवर कर सके। इसमें आपको खरीफ क्रॉप पे 2% पैसे देती है, रबी क्रॉप पे 1.5% का देती है, और जो हॉर्टिकल्चर जो कमर्शियल क्रॉप्स होगी उन पे 5% देती है, ठीक है। कौन कौन से बेनिफिशियरीज इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सभी फार्मर्स जो या तो शेयर क्रॉपर्स हैं या फिर टीनेंट फार्मर्स, मतलब जो किसी और के लैंड पे काम करते हैं, ठीक है, वो सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम को 2020 में रिवैम्प कर दिया गया था, मतलब कि थोड़ा इसको मतलब कि मॉडिफाई किया जा गया था, सो दैट जो अभी के जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस थे उनको मतलब कि दूर करने के लिए। रिफॉर्म्स इसमें क्या क्या, रिवैम्प का मतलब कुछ रिफॉर्म ऐड करना, मॉडिफाई करना। सबसे पहले क्या कर लिया था, इस स्कीम में अपना आपको एनरोल करना नहीं करना, वॉलंटरी कर दिया गया था। इससे पहले जो इंश्योरेंस था वो मैंडेटरी था हर एक फार्मर के पास, मतलब वो फार्मर जिसने लोन लिया हुआ, लेकिन उसके बाद इसको वॉलंटरी कर दिया था, आपकी मर्जी है। इसके अलावा इसमें क्या किया था, जो सेंटर का शेयर है सब्सिडी में
उसको बढ़ा दिया गया था। इरीगेटेड एरियाज़ में जो पहले 25% सेंटर का शेयर था उसे बढ़ा के 50 कर दिया था और 30% अनइरीगेटेड एरियाज़ में था। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जिसमें इरीगेटेड एरिया 50% से ज़्यादा है उसको कंसीडर किया जाता है एज एन इरीगेटेड एरिया और द डिस्ट्रिक्ट। फाइन, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, देखो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया लोकसभा में कि नियर अबाउट अभी भी मतलब कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को देना है नियर अबाउट 3300 करोड़ और ये भी पेंडिंग है अक्रॉस इंडिया इन क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम, मतलब कि फार्मर्स के द्वारा जो क्लेम किए जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, कभी कभी आप जैसे किसी भी अपने कंपनी से ले रखा है, अगर वो आपको मना कर देती है तो क्लेम करते हो तो आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स ने उसी तरह गवर्नमेंट को क्लेम किया हुआ है और गवर्नमेंट ने अभी इतने पैसे देने हैं फार्मर्स को ड्यू टू, और वो क्यों अभी तक नहीं किया, या तो पेमेंट फेलियर हुआ है या फिर स्टेट जो सब्सिडी है वो अभी तक दे नहीं रहा है। ठीक है, तो यही न्यूज़ में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नीति आयोग ऑर्गेनाइजेस नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप एंड लॉन्चेस एक्सक्लूसिव वेबसाइट ऑन द नेचुरल फार्मिंग। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है एग्रीकल्चर में कवर हो जाएगी अंडर GS3। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि आजकल एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम, आइदर इन स्टेट PCS एग्जाम और UPSC। फाइन, तो नेचुरल फार्मिंग को आप वो फार्मिंग कह सकते हो जो केमिकल फ्री फार्मिंग हो या फिर लाइफ स्टॉक बेस्ड। लाइफ स्टॉक मतलब कि अगर आप एनिमल का एक्सक्रीटा यूज़ कर रहे हो, गोबर वगैरह एज अ खाद यूज़ कर रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल फार्मिंग। इसको हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं बिकॉज ये एक तरह का ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम क्रॉप्स, ट्रीज, लाइफ स्टॉक इन सबको इंटीग्रेट करते हैं। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ट्रीज अपने पत्ते जोड़ देते हैं तो आप उनको भी एज अ खाद इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, अपना जो नेचुरल चीज़ है उनको हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकें, वेस्ट ना जाने दें। ठीक है, अभी का जो सुभाष पालेकर, जी नामलवर एंड आचार्य देवव्रत, ये कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है नेचुरल फार्मिंग। अब आप इन तीनों पर्सनैलिटीज़ के आपको नाम पता होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर भी दे सकते हैं या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, रेलवेज, कुछ ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे देंगे। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग का एम ये है कि हम फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएं और कुछ और बेनिफिट्स भी डिलीवर करें, जैसे सोइल की फर्टिलिटी रिस्टोर करें, एनवायरमेंटल हेल्थ को अच्छी बना के रखें और अपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। इसको प्रमोट किया जा रहा है एज अ भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। देखो भाई, काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। सेंट्रल स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं। सेंट्रल स्कीम वो स्कीम्स होती है जिसमें 100% फंड करती है सेंटर। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जिसमें कुछ स्टेट का भी रेशो होता है। फाइन, अब ये जो भारतीय कृषि पद्धति स्कीम है, इसका एम ये है कि हमें क्या करनी है, जो इंडिजीनियस मतलब कि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रमोट करनी है, जो अपनी खुद की हैं। जैसे बायोमास रिसाइकलिंग, जिसमें हमें एम्फेसिस करना है किस पे, हमें ज़्यादा वेटेज देना है मल्चिंग पे। काउ डंग को यूज़, गोबर को यूज़ करो। यूरिन फॉर्मुलेशन, ठीक है, इसके अंदर सभी जो केमिकल यूज़ को हम एक्सक्लूड करने की बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट, नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट्स अभी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सेवरल स्टडीज़, काफ़ी स्टडीज़ ने रिपोर्ट किया है कि अगर आप नेचुरल फार्मिंग की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो, कैसे, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ऑफकोर्स सस्टेनेबिलिटी, ज़्यादा टाइम तक आप इस चीज़ को कर सकते हो, वाटर को सेव कर सकते हो और सोइल की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। बाकी कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग क्या है, बीजामृत, मतलब कि इसकी ये प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सीड्स को ट्रीट करते हैं बाय यूजिंग काउ डंग, यूरिन एंड द लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो अभी थोड़ी थोड़ी टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। वापसा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ वॉर्म्स को एक्टिवेट करते हैं और जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं वो एक तरह का क्या करते हैं, वाटर को मतलब रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर फसल वाटर को कम कंज्यूम करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे तो लग रहा है, बाकी आप देख लो ना। प्लांट प्रोटेक्शन, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल चीज़ों को हम स्प्रे करते हैं इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, जो प्रिवेंट करते हैं पेस्ट को, डिजीज़, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स ना हो क्रॉप को। ठीक है, मल्चिंग का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट मल्चेस विद ट्री क्रॉप बायोमास टू कंजर्व सोइल। मतलब कि सिंपल बात ये है, देखो आप किसी चीज़ को ज़्यादा पानी क्यों देते हो, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है। अब अगर वो ऑलरेडी मॉइस्चराइजर रह रहा है तो आपको कम पानी देना पड़ेगा। तो मल्चिंग क्या करती है, ऑलरेडी सोइल के मॉइस्चर को बना के रखती है, तो इस वजह से उसको पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है। फाइन, जीवामृत का मतलब क्या, हमें सोइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करना है, और वो कैसे आप कर सकते हो, बाय यूजिंग द काउ डंग, काउ यूरिन,
या फिर कोई पल्सेस वगैरह का जो आटा वाटा है, इन सबको यूज़ करके। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सबमिट्स रिफॉर्म्स इन कंटेंट एंड डिज़ाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक रिपोर्ट। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी अंडर GS1 और GS2। अभी क्या, तो इस कमेटी ने सेटअप किया है जिसमें हमें ये करना पड़ेगा विद अ मैंडेट, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुछ रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेगी टू अनहिस्टोरिकल फैक्ट्स इन टेक्स्ट, मतलब कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे कोई भी आपकी NCERT बुक्स पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेगी और देखेगी कि इंडियन हिस्ट्री के हर एक पीरियड्स की चीज़ें उसमें हैं और हाईलाइट करेगी वुमेन के अचीवर्स को। आजकल अगर आपको किसी भी वुमेन का कुछ पता होगा तो आपको रानी झांसी बाई की पता होगा, सरोजिनी नायडू का पता होगा, आपको ज़्यादा वुमेन अचीवर्स का नहीं पता है। तो सिंपल ये कि हमें क्या करना है, जो भी अभी NCERT की बुक्स हैं उनका जो कंटेंट है उनको रिफॉर्म करना है। मैक्सिमम आप देखना होगा मुगल पीरियड के बारे में बहुत पढ़ा गया है, बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन जो हमारा एंशियंट इंडिया है उसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, तो यही बात करी जा रही है कि हमें हर एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इक्वली ऐड करना है। फाइन, हमें हर एक चीज़ को ऐड करना है और वुमेन अचीवर्स जो हैं उनके रोल को भी हमें हाईलाइट करना है। अब इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अभी भी टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है, ग्राफिक्स मतलब जो भी फिगर्स या टेबल्स हैं या जो लेआउट है, उनके स्टैंडर्ड्स को पहली बात करना है, कैसे करना है, सप्लीमेंट्री मटेरियल और जो पीडागोजिकल अप्रोचेज है उनको डेवलप करना होगा। फाइन, इसके अलावा हमें क्या करना है, और ज़्यादा ऐसी बुक्स बनानी है जो चाइल्ड फ्रेंडली हो। और वो आप कैसे बना सकते हो, अगर उसमें ज़्यादा फिगर्स हो, पिक्चर्स हो, ग्राफिक्स हो, QR कोड्स हो या फिर ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हो। फाइन, इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होंगी उनको 2 काम पूरे करने चाहिए। सबसे पहले बच्चों को कोर एरियाज़ में तो फाउंडेशन बनानी है, जैसे रीडिंग राइटिंग में। इसके लिए बच्चों के अमंग क्यूरोसिटी प्रोवाइड करना है, मतलब बच्चों को ये ना लगे कि यार ये चैप्टर ख़त्म करना है, वो क्यूरियस होकर अपनी मर्जी से करें। ठीक है, टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करना होगा लाइफ ऑफ हिथरटू अननोन मैन एंड वुमेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है, ऑनर किया है, मतलब कि चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, जिसने भी डिफरेंट स्टेट का, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का, अगर उसने हमारी नेशनल हिस्ट्री के लिए कुछ अच्छा काम किया तो उसको हाईलाइट करना होगा। इसके अलावा जो कभी कभी कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं आप देखा होगा गांधी जी को लोग अभी भी पसंद नहीं करते, जबकि अगर आप UPSC एस्पायरेंट, आपको पता होगा गांधी जी का कितना अच्छा रोल था। फाइन, तो कहीं हिस्टोरिकल फिगर्स या फ्रीडम फाइटर्स का पोर्ट्रे ही उनको रोल किया गया, तो उसको करेक्ट करना है। इसके अलावा जो एजुकेशनल मेथड उस वक़्त एंशियंट तरीके में अपनाए जाते थे, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, उसको हमें स्टडी करना है और सूटेबली मॉडिफाई करना है। और अभी जो टीचर्स को उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, मतलब कि अब हमें पुराना एजुकेशनल मेथड को अडॉप्ट करना है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल जो इंडिया की नॉलेज सिस्टम है उसको मॉडर्न साइंस से लिंक करना है। अभी क्या कर रहा है बच्चा, सिर्फ मॉडर्न पढ़ रहा है, अपने इंडिया के कल्चर को भूल गया, बाय बाय, स्पेशली जो लिबरल्स हैं वो। ठीक है, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ किस फील्ड में, फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, उनको भी हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स में ऐड करना है। फाइन, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। तो गाइस ये सो माई न्यूज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी अंडर GS3। देखो, ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, इसको लॉन्च किया गया था सो दैट हम एडिबल ऑयल्स की अवेलेबिलिटी लोगों तक रखें। और वो कैसे हम कर सकते हैं, अगर अपना एरिया अंडर कल्टिवेशन उसको इंक्रीज़ करें, क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बर्डन। देखो 2020-21 में इंडिया ने नियर अबाउट एडिबल ऑयल 133.5 लाख टन को इंपोर्ट किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का शेयर था जो नियर अबाउट 56% था। इस मिशन का एम ये कि हमें क्या करना है, देखो सिंपल बात है, क्योंकि हम अभी भी ज़्यादा जो एडिबल ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, हम खुद ही प्रोडक्शन अपनी इंडिया में इंक्रीज़ करें सो दैट हमारी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो। फाइन, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एरिया अंडर द कल्टिवेशन को इंक्रीज़ करना होगा और नियर अबाउट हमें 6.5 लाख हेक्टर के एरिया को इंक्रीज़ करना है 2025-26 तक। और अपना जो टारगेट है 10 लाख हेक्टर का, उसको अल्टीमेटली अचीव करना है। ऑयल पाम जो होता है वो लेस एरिया क्या करता है, रिक्वायर करता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स लाइक राइस, बनाना एंड द शुगर केन। इसके अलावा ये जो मिशन है इसमें ऑलरेडी जो करंट जो मिशन चल रहा है दैट इज़ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम, उसको सब्सम किया है। फाइन, जो कि मेजर फोकस क्या स्कीम का, सबसे पहले क्या, जो भी लोग
अब उनको डरना नहीं होगा। अगर कोई भी आप इस ऑयल पाम को ग्रो कर रहे हो क्रॉप को, तो उनको प्राइस एश्योर दिया जाएगा फॉर देयर फ्रेश फूड ब्रांचेस। प्रेजेंटली जो FFB प्राइजेज हैं वो इंटरनेशनल प्राइजेस के साथ लिंक है। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, जो भी क्रॉप इसको ग्रो करेंगे इंक्लूडिंग प्लांटेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस, इंटरक्रॉपिंग, उसका भी असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम के अंडर स्पेशल फोकस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फाइन। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहला है इंडिया GDP एक्सपेंड्स 8.4%। इस सेकेंड क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2022 में 2021 का जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें GDP बढ़ी है 8.4% से, जो कि फास्टेस्ट रेट्स है अमंग द मेजर इकोनॉमी। सप्लाई साइड में देखा जाए तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में सपोर्ट की प्रोवाइड करना होगा। सर्विस सेक्टर पिकअप ले रहा है बिकॉज हमारी जो कॉन्टैक्ट इस तरह की जो सर्विसेज हैं सर्विस सेक्टर रिलेटेड वो इम्प्रूव हुई हैं अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट। मतलब कि इनका जो हेल्थ है इकोनॉमिकल हेल्थ वो अच्छी चल रही है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ को अभी भी आपको मद्देनजर रखना होगा। डिमांड साइड में डिमांड किसकी है, तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट है कोर सेक्टर इंडस्ट्री। आपको पता होना चाहिए इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्री हैं। बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। आई होप गाइस एवरी टाइम आपको रटा रहना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे नींद में भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो हाईएस्ट टू लोएस्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं अक्टूबर में इनकी जो ग्रोथ है वो 7.5% बढ़ी है। इसमें से सबसे ज़्यादा देखो IIP में 3 इंडेक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 3 पे एक तो होती है इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग और कौन सा होता है यार ना, एक 3 चीज़ें होती हैं, सॉरी यार। ठीक है, तो IIP के अंदर तो 8 इंडस्ट्रीज में से 40% वेटेज होता है इस इंडेक्स में। सिंस ये जो 8 इंडस्ट्रीज है वो हमारी बेसिक इंग्रेडिएंट है इस कंट्री को या इस इकोनॉमी को रन करने में, तो इसकी हेल्थ को मैप करना या ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर्स इकोनॉमी। फाइन। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फेयर्स सर्वे बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी देखो जनवरी से मार्च 2021 तक की हाईलाइट देख लेते हैं। लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है अर्बन एरियाज में, जो लोग 15 साल से ऊपर के हैं वो अभी डाउन हुआ है। वो 47.5% डाउन था फ्रॉम 48.1% अ ईयर एगो। ठीक है, इसके अलावा लेबर फोर्स में जो वर्किंग या जो सीकिंग, मतलब जो लोग अभी या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या वो मतलब कि उसको बोलते हैं, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, मतलब कि सपोज करो आप पढ़े लिखे हो लेकिन आप काम ही नहीं करना चाहते तो आपको उसमें गिना नहीं जाएगा। लेबर फोर्स में वही लोग गिने जाते हैं जो काम कर रहे हैं, काम करने के लिए रेडी हो या फिर अवेलेबल हो। वो अलग बात है, वो अनएम्प्लॉयड है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फाइन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ में बढ़ा है 9.3%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता ही होगा, वो लोग जो अभी भी लेबर फोर्स में, मतलब अब 100 लोग जो काम करना चाहते हैं उनमें से, मतलब सपोज करो 150 लोग हैं जो स्किल्ड भी हों, लेकिन 100 लोग हैं जो इसमें काम करना चाहते तो 100 लोगों में किया जाएगा लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयड मान लो इसमें से अगर 60 हैं तो 60 होगा अनएम्प्लॉयड रेट। फाइन। नेक्स्ट है चार धाम देवाष्टनम मैनेजमेंट एक्ट। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस एक्ट को विड्रॉ करेगी, जिसमें वो क्या करेंगे, उत्तराखंड चार धाम देवाष्टनम मैनेजमेंट बोर्ड को एबॉलिश कर देंगे। इसको इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस बोर्ड को अंडर द चार धाम देवाष्टनम मैनेजमेंट एक्ट, जो कि हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी थी जो टेम्पल्स के मैनेजमेंट को संभालता था। और चार धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये 4 धाम्स होते थे। तो इनको वो क्या करता था, उनके टेम्पल्स की मैनेज करता था और इस बोर्ड के पास पावर थी, पॉलिसीज को फ्रेम कर सकता था और उनको एग्जीक्यूट कर सकता था कोई भी। अंडर दिस बोर्ड 53 टेम्पल्स थे, जिसमें 4 मेन थे, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और इसके अलावा और जो टेम्पल्स है वो भी इनके आसपास से स्थित हैं। नेक्स्ट है स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी। अभी क्या है देखो गाइस, जल जीवन मिशन के अंडर एक प्रोविज़न था जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, जिसके अंदर क्या करती है, ये जो कमेटी है कुछ स्कीम्स को अप्रूव कर सकती है कि किस तरह से टैप वाटर की सप्लाई जाएगी रूरल हाउस होल्ड में। ये एक तरह की स्टेट लेवल कमेटी होती है जो कुछ वाटर से रिलेटेड स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करती है, और नेशनल जल जीवन मिशन इसका मेंबर, इस कमेटी का जो मेंबर होता है वो एक नॉमिनेशन भी होता है, नॉमिनेटेड मेंबर होता है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स को अप्रूव किया गया है फॉर राजस्थान इन
स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी में। फाइन, तो ये न्यूज़ में अभी इसलिए था, तो स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। देखो गाइस, अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री फॉर स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने क्या किया है, जो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबल यूथ है, उसके अंडर जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं उनके क्रिएटर्स के साथ इंटरेक्ट किया। ये नेशनल प्रोग्राम है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो 8वीं से 12वीं क्लास तक चल रहा है, जिसको मई 2020 में इनिशिएट किया गया था। किसके द्वारा? बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी एंड इंटर इंडिया। तो ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये प्रोग्राम किसके अंडर रन हो रहा है। एम क्या, हमें यूथ को एम्पावर करना है सो दैट वो इसके लिए रेडी बन सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और उसके अंदर जो भी स्किल की कमी है वो हम उनसे प्रोवाइड कर सकें। इसका एम है कि हमें स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल तक के स्टूडेंट को उनको हमें स्किल्स प्रोवाइड करनी है, और सो दैट उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें कि वो स्किल्ड वर्क फोर्स का पार्ट बन सकें। लास्ट तो नहीं है ये, खैर कुछ प्लेसेस एंड न्यूज़ में देख लेते हैं। बर्बाडोस, ये वर्ल्ड का न्यू रिपब्लिक बना है आफ्टर इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को रिमूव कर दिया है एज द हेड ऑफ द स्टेट। लोकेशन क्या है तो आप देख लेना, ये साउथ ईस्टर्न कैरिबियन सी में एक आइलैंड कंट्री है, और इसकी कैपिटल ब्रिजटाउन है। इसके जो नेबर्स हैं वो ये कंट्रीज हैं, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस एंड, अगर आपने पढ़ा होगा नॉर्थ अमेरिका पढ़ते होंगे तो उसके साथ ही ये सब पढ़ते होंगे, उसमें है। जोग्राफिकल फीचर्स की हैं, कोरल रीफ से सराउंडेड है, माउंट हिलेब इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसा सच कोई रिवर्स और लेक्स नहीं है, कुछ स्ट्रीम्स कुछ स्प्रिंग्स हैं, और कुछ पोन्ड्स भी यहाँ पाए जाते हैं। साबरमती रिवर तो पता ही होगी कहाँ पे है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी एक स्टेप्स लिए हैं सो दैट हम क्या कर सकें, सी प्लेन ऑपरेशंस कुछ अच्छे बना सकें बिटवीन द साबरमती रिवर फ्रंट एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओरिजिन आपको पता ही होगा कि राजस्थान के अरावली हिल्स से आता है, ये मॉनसून फेट है, मतलब कि मॉनसून आती है तब बढ़िया बन चल जाती है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं पता होना चाहिए, हामब, गुहाई, हथमती, खड़ी, मेशो, मजम, वत्रक, मुहार एंड शिरी। अदर फीचर्स की हैं, गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है, और अहमदाबाद वो इसके बैंक्स पे सिचुएटेड है। लास्ट न्यूज़ फाइनली, बस इसका नाम पढ़ लो यार, मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा, सेखियरम कुछ है। तो ये क्या है कि भाई न्यू मैराइन रेप्टाइल है, जो कि एक लार्जेस्ट सर्वाइविंग, मतलब कि जो स्पीसीज़ की जो फैमिली है उसकी लॉन्ग, इसकी एज बहुत ज़्यादा है, मतलब 130 मिलियन ईयर्स आगो, जो कि इपोच मतलब एक एज हो गया ना, मतलब कि उसकी लास्ट सर्वाइविंग वो है, मतलब कि ये जो एक फैमिली होगी इसकी लास्ट जो जी है वो ये मेंबर है। इसके जो फॉसिल मिले थे वो सेंट्रल कोलंबियन रीजन से मिले हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।